मास सेक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्यमान क्रिया का नियम या पिंड क्रिया का नियम। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट इसको समझेंगे। 12th क्लास में एक चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी और उसके अंतर्गत दो टॉपिक आएगा, एक अभिक्रिया की कोटि और दूसरा दर नियम का व्यंजक। ये दोनों समझने में ये एक आज का ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आप ठीक से समझ लिए तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ये अपना लॉ लाता है 4 या 5 सेंटेंस में, लेकिन वास्तव में वो पूरा सेंटेंस जो है वो मतलब कैलकुलस के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखे हैं हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन वो पूरा कैलकुलस के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तब जब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे तो पिछले लेक्चर में भी हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर से आज शुरू से समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया का नियम। इस नियम को समझने से पहले आपको कुछ हम बेसिक जानकारी देते हैं, तब जाकर वो 4 जो लाइन है आप लिख पाए हैं जो इस नियम का, वो पूरा समझ में आएगा। एक रिएक्शन है A + B, A रो C + D। आप सभी स्टूडेंट इतना तो समझने का क्षमता रखते हैं कि इस रिएक्शन में अभिकारक के रूप में A और B है। अगर हम 8:35 पर इसकी सांद्रता को मानते हैं कि ये 60 मोल प्रति लीटर है, ये सांद्रता का मान है A का, तो निश्चित है कि 8:45 पर इसकी सांद्रता का मान उससे कम हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक से ही रिएक्शन करके प्रतिफल बनता है। तो यहां पर जो प्रतिफल बनेगा इसके वजह से इसकी सांद्रता घटकर अब हो गई 45 मोल प्रति लीटर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 10 मिनट का हमने टाइम खर्च किया, समय खर्च किया, उस 10 मिनट में कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ? 15 मोल प्रति लीटर का। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहां लिख सकते हैं कि 10 मिनट में अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन कितना का होता है? 15 मोल प्रति लीटर का होता है। ठीक है, तो कितना मिनट में? 10 मिनट में। तो प्रति एकांक मिनट में 1 मिनट में कितना होगा? 15/10। तो ये भी क्या है? सांद्रता में परिवर्तन है। और ये भी क्या है? जरा समझा जाए कि ये सांद्रता परिवर्तन कितना मिनट में है और ये सांद्रता परिवर्तन। तो 1 मिनट में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर या क्रिया कारक की दर कहते हैं। तो इस बात को जरा समझिए, अभिक्रिया की दर, जिस तरह से फिजिक्स में विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। और वास्तव में अभिक्रिया की दर बढ़िया से देखिए, 15 क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, और 10 क्या है? परिवर्तन में लगा समय। और इस दोनों के अनुपात को हम कहेंगे अब अभिक्रिया की दर, क्रिया कार्य को क्रिया करने की दर। ठीक है, अभी बाद में बात करिएगा, क्लास में है अभी। चलिए, तो यहां ध्यान दिया जाए तो हम जो भी समझा रहे थे उसी को दोबारा समझाने जा रहे हैं। दोबारा A + B, A रो C + D। तो यहां पर T1 समय में हमने मान लिया कि A की सांद्रता है A1 और T2 समय में A की सांद्रता है A2। क्या आपको इतना समझ हो गया है कि अभिकारक के लिए बात कर रहे हैं तो समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे सांद्रता कम होगी?
तो इस दोनों में कौन अधिक है? एकदम सही, A1 अधिक है और A2। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि A1 अधिक है, A2 कम है। अब बताइए समय का अंतर कितना का लिए? T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 समय में सांद्रता परिवर्तन कितना का हुआ? A2 माइनस, हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो चूंकि T2 माइनस T1 टाइम में सांद्रता परिवर्तन इतना का हुआ, तो बताइए पर यूनिट टाइम में कितना का होगा? A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस। अब जरा समझा जाए कि ये किस चीज का परिवर्तन है? सांद्रता का। किस चीज का परिवर्तन है? तो ये परिवर्तन है सांद्रता का। तो ये सांद्रता का परिवर्तन है, तो लिख दिए। अब एक चीज और यहां पर अभी समझा कर आए हैं आपको, या आप लोग खुद बताए हैं कि A1 का मान अधिक है किससे? लेकिन हमेशा अंतर अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है, तो यही कम है यही अधिक है, तो ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा, तो ये अभिकारक के लिए हमने माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T लिखा, ये भी तो अभिकारक है। अगर इसके लिए अगर इस तरह का आएगा तो क्या आएगा? माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा, लेकिन ये दोनों प्रतिफल है, तो प्रतिफल है तो इसके लिए लिखाएगा प्लस बाई डेल्टा T, समझ में आ रहा है? और इसके लिए लिखाएगा प्लस डेल्टा D डेल्टा T। आ रहा है समझ में? तो ये है आपका क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर। ये A के हिसाब से क्रिया करने की दर है, ये B के हिसाब से क्रिया करने की दर है, ये C के हिसाब से, और ये D के हिसाब से। अब जो चीज बताने जा रहे हैं जरा ध्यान समझिएगा। फिजिक्स में आप पढ़े हैं वेग दो प्रकार का होता है, एक पढ़े हैं औसत वेग और एक ताक्षणिक वेग। उसी तरह उसी अंदाज में केमिस्ट्री में अभिक्रिया की दर दो प्रकार की होती है, एक औसत दर और एक ताक्षणिक दर। तो ये जो हम निर्धारित कर रहे हैं दो समय अवधि के बीच सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये औसत दर है। अगर आपको ताक्षणिक दर में बदलना है इस चारों को, तो कुछ नहीं केवल dx बाई dt के फॉर्म में कर देंगे और ये ताक्षणिक दर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, dx बाई dt के फॉर्म में फॉलो करते हुए इसको बताइए क्या लिखेंगे? माइनस dA dt। इसको क्या लिखेंगे? dB बाई, इसको क्या लिखेंगे? dC बाई dt। ये बताइए इसके लिए प्लस क्यों लिख रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये प्रतिफल है, समय बीतेगा तो और बनेगा, और ये समय बीतेगा तो और कम होगा, क्योंकि इसी से मिलकर ये बनता है। तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी और इसकी सांद्रता, इसलिए इसके हिसाब से लिखा गया दर धनात्मक होता है और इसके हिसाब से भी धनात्मक, प्लस dd बाई dt। तो इतना अगर आपको आता है, आपको बता दे कि ये क्या है। ये है क्रिया कारकों की क्रिया करने की दर, या अभिकारक के हिसाब से लिखा गया अभिक्रिया की दर। तो ये क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर है, जिसको इस तरह से कैलकुलस के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो जरूरत पड़ेगा अभी तुरंत 12th क्लास के रासायनिक बल गतिकी के पहले ही दिन के क्लास में, जहां पहले टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की दर, जो समझा दिए एकदम यही चीज वहां भी आपको जरूरत पड़ेगा। और अब हम आते हैं आपके टॉपिक पर, जिसका नाम है द्रव्यमान क्रिया का नियम। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, हर एक बात को जरा ध्यान दिया जाए। एक रिएक्शन है A प्लस बी, इक्विलिब्रियम साइन C प्लस D। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान क्रिया का नियम आपको हम समझाने जा रहे हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखिए, दो भाग में ये नियम है। पहला भाग आपके सामने प्रारंभ हो रहा है। पहला भाग क्या कर रहा है कि नियत ताप पर, आपको बता दें कि इस नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग और वागे के द्वारा किया गया 1864 ईस्वी में। और ये नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए नियत ताप पर क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर, तो ये है A के हिसाब से क्रिया करने की दर, ये है B के हिसाब से क्रिया करने की दर, अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। तो जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं ये सक्रिय मात्रा क्या चीज होता है, तो वास्तव में सांद्रता को सक्रिय मात्रा कहते हैं, लेकिन तब कहते हैं जब सांद्रता को मोल प्रति लीटर में मापा जाए। और उसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे हम कहेंगे x की सक्रिय मात्रा, तो आज के बाद दिमाग में फिट कर लीजिए
इसको ऐसे लिखा जाता है, x लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। अब इसको पढ़िए पढ़िए, और इसको आप m की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, लेकिन सांद्रता जब बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा मोल प्रति लीटर में, लेकिन केवल सक्रिय मात्रा बोल देंगे तो आपको मोल प्रति लीटर बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांद्रता बहुत सारे टर्म में होता है लेकिन सक्रिय मात्रा केवल मोल प्रति लीटर में ही होता है। इसलिए आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम कहेंगे R की सक्रिय मात्रा तो R लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, यही है R की सक्रिय मात्रा। तो फिर से नियम सुनिए, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकार को क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती, अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती। तो ये सक्रिय मात्रा यहां आ जाएगा A, ये B के हिसाब से है B, तो ये है इस नियम का आधा भाग। फिर से, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकार को क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के। अब आपको बता दें कि इस रिएक्शन में दो रिएक्शन हो रहा है, पहला अग्रिम दिशा से और दूसरा पश्च दिशा से। तो अग्रिम दिशा से जब अभिक्रिया हो रहा है, अग्रिम दिशा से जब अभिक्रिया हो रहा है तो क्रियाकारक ए बी है, और पश्च दिशा से जब रिएक्शन हो रहा है तो क्रियाकारक, तो कह रहा है कि अग्रिम अभिक्रिया की दर, दर को हमेशा आर से लिखते हैं, और अग्रिम के लिए फॉरवर्ड होता है इंग्लिश में फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड अग्रिम, तो अग्रिम अभिक्रिया की दर को आरएफ से सूचित करते हैं। तो कहता है कि अग्रिम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की दर जो है क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो कौन है क्रिया कारक? क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। एक बार फिर से बता दे, आर मतलब रेट, एफ मतलब फॉरवर्ड, पूरा फुल फॉर्म रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अग्रिम अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्रा गुणनफल के समानुपाती हो गया। तो उसी अंदाज में आप पश्च अभिक्रिया के लिए लिखवाइए आर बी समानुपाती। कौन क्रिया कारक है? सी की सक्रिय मात्रा, और तो एक बार फिर से पूरा नियम बोर्ड पर इस पूरे एक्सप्लेनेशन को देखते हुए सुनिए और तुरंत याद हो जाएगा। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर अब उनके सक्रिय मात्रा के समानुपाती एवं अभिक्रिया की दर अपने क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये अग्रिम अभिक्रिया के लिए हुआ तो ए और बी के गुणनफल के समानुपाती हुआ, ये पश्च अभिक्रिया के लिए हुआ तो सी और डी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप अब बता पाएंगे इस तरह से। मान लीजिए यहां पर हम अब ले लिए अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम साइन गामा सी प्लस डेल्टा डी। अब जरा ध्यान देंगे, अब कुछ ज्यादा समझने लायक आ गया। अब हम इस अभिक्रिया के लिए आपसे लिखवाना चाहते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन का अनुसरण करते हुए कैसे लिख पाएंगे। तो बोलिए माइनस डीए बाई डीटी, ठीक है? जरा ध्यान देंगे, बोलिए मत, जरा समझिए। थोड़ा देर के लिए आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि वहां अल्फा के जगह पर 2 है, और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं जान लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या प्रतिफल के गुणनफल में होता है उसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, यहां गुणनफल में कौन है? 1। यहां कौन है? यहां कौन है? इसी को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं और इंग्लिश में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहां स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये सब गुणनफल में है। तो यहां जब इस तरह का रहे तो हम कैसे लिखेंगे सीखिए, अलग से सिखा रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से रहेगा तो आप लिखेंगे माइनस डीए बाई डी। छोटा सा रिएक्शन ले लिया आपको समझाने के लिए, 2A एरो प्रोडक्ट। तो यहां समानुपाती होगा ए, मतलब आपके समझने के लिए काम और कर दे रहे हम A प्लस ए लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ 2A के समानुपाती होगा एक बार में। अब आपको समझ में आ रहा है कि गुणा में रहता है तो आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 1 1 जुट गया तो ये कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? गुणा में था 2 बार आप लिखे तो पावर जोड़ दिए, घातांक जोड़कर 1 1 2 कर दिए।
तो अब एकदम इसी अंदाज में आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी गुणा में रहेगा वो पावर में चला जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो बताइए समानुपाती क्या लिखे हम, ए पावर, ए की सक्रिय मात्रा पावर। अब उसी तरह माइनस डीवी बाई डी क्या लिख पाएंगे, समानुपाती बीटा। कोई दिक्कत है? अब अग्रिम अभिक्रिया के लिए, अग्रिम अभिक्रिया के लिए बोलिए आरएफ, एक बार में आरएफ समानुपाती। अग्रिम अभिक्रिया के लिए आप इधर से रिएक्शन समझते हुए बोलेंगे ए की सक्रिय मात्रा पावर, बी की सक्रिय मात्रा पावर, और अब पश्च अभिक्रिया के लिए अब लिखवाना है आरबी समानुपाती सी की सक्रिय मात्रा पावर और डी की सक्रिय मात्रा पावर डेल्टा। ठीक है, चलिए अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप लास्ट बार इस रिएक्शन पर पूरा लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए लिखवा दीजिए। स्टार्ट, माइनस dN2 बाई dt समानुपाती किसके होगा, N2 के सक्रिय मात्रा के। इसको पढ़ेंगे N2 के सक्रिय मात्रा। अब H2, ठीक है, बाई dt समानुपाती H2 पावर। आ रहा समझ में? अब हम इसका अग्रिम अभिक्रिया का दर लिखना चाहते हैं। तो अग्रिम अभिक्रिया में क्रिया कारक ही दोनों है, N2 और H2 पावर, और यहां अब आरबी समानुपाती लिखना चाहते हैं। केवल एक ही चीज है, NH3। तो अब इस तरह आप सारे केमिकल रिएक्शन के लिए द्रव्यमान क्रिया का नियम अप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। दर, अभिक्रिया की दर के बारे में आप बता सकते हैं। अब आइए, जैसे आपने कॉपी में लिखा, एक एक लाइन, एक एक शब्द समझा दे रहे हैं। देखिए, द्रव्यमान क्रिया का नियम एक बार शुरू से अंत तक फिर से, अंतिम बार 2 से 3 मिनट में। इस नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग एवं बागे के द्वारा 1864 ईस्वी में किया गया। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के गुणन, अपने क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर एक बार फिर से देखिए, नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों क्रिया करने की दर जो होती है उनके सक्रिय मात्रा के समानुपाती। ये इस नियम का आधा भाग है। दूसरा आधा भाग यहां शुरू होता है कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब इस नियम को समझना है तो हम यहां 2 एग्जाम्पल का सहारा लिया अभी तुरंत। वही एग्जाम्पल यहां आ रहा है, A प्लस बी इक्विलिब्रियम साइन C प्लस डी। देख सकते हैं एकदम शुरू से पिंड क्रिया के नियम के अनुसार यह हमें सिखाया गया कि किसी भी क्रिया कारक के क्रिया करने की दर मतलब माइनस डी बाई डी टी माइनस डीवी बाई डी टी अपने अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती। एवं अग्रिम अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर मतलब आरएफ आरबी जो होगा क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो ये अग्रिम अभिक्रिया के लिए हो गया, ये पश्च अभिक्रिया के लिए हो गया। इसमें आरएफ क्या है तो अग्रिम अभिक्रिया की दर है, आरबी क्या है पश्च अभिक्रिया की दर है। तो ये हुआ सिंपल रिएक्शन के लिए। अब उस रिएक्शन के लिए हम बात करने जा रहे हैं जिसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। तो एक बार पिंड क्रिया के नियम के अनुसार चले माइनस डी बाई डी टी माइनस डीवी बाई डी टी अपने अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती, गुणा में अल्फा बीटा है, पावर में अल्फा बीटा आ गया। अब अग्रिम अभिक्रिया के लिए आप देख पा रहे हैं अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम साइन गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो आरएफ समानुपाती हो गया ए पावर अल्फा बी पावर बीटा, और यहाँ आरबी समानुपाती हो गया सी पावर गामा, क्योंकि यहाँ क्रिया कारक कौन बन गया है और यहाँ गुणा में कौन है गामा और डेल्टा। तो इस तरह से सी की सक्रिय मात्रा पावर गामा और डी की सक्रिय मात्रा पावर डेल्टा। तो इस तरह से आपका ये नियम समाप्त होता है जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। आप सभी को अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया तो